हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देखिएगा किसकी ट्रेंड देखना है, हमको समझने की कोशिश करनी है वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी लेफ्ट से राइट, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम आने पर वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें डिस्कस करना है मेन पॉइंट एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। देखिए एटॉमिक साइज, किसी एटम के साइज को रेडियस से नापा जाता है, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो टॉप टू बॉटम क्या फ़र्क पड़ता है या किसी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमें पढ़ना है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में। देखिएगा ये एक्चुअली इन दोनों फैक्टर पर ये डिपेंड करता है ना। कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा किसी ग्रुप में एक क्रॉस ग्रुप की बात करेंगे और एक क्रॉस पीरियड, है ना। किसी ग्रुप में किसी पीरियड में वैलेंसी या एटॉमिक साइज या मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। अच्छा, कुछ ये इसके एग्जाम्पल लूँ, उसके पहले कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप यहाँ पर देखेंगे, क्या है सर, देखिए एवरी टाइम नाउ इट इज़ विंटर, अभी ठंड है। ठंड के बाद क्या आएगा, बिल्कुल आपको इट इज़ समर। और फिर समर के बाद क्या, चिल, एकदम गर्मी होगी। और फिर क्या होगा, यस ऑफ कोर्स इट विल बी रेनी सीजन। तो ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है विंटर समर रेनी, फिर विंटर समर रेनी। ये क्या हो रहा है सर, हर साल ये रिपीटेड हो रहा है। जब कोई प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सो स्टूडेंट, त्योहारों का आना, हर साल पर्टिकुलर टाइम पर ही वो त्योहार आ जाता है लगभग। तो ये क्या हुआ है, त्योहारों का आना, फेस्टिवल्स का रिपीट होना, क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में क्या पीरियोडिसिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को मैं सबसे पहले ग्रुप में देखता हूँ। देखिएगा अगर मैं कहूँ आपसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो देखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन इसका होता है 2-1, इसका क्या होता है 2-8-1, तो इसका क्या होता है 8-8-1। तो वैलेंसी के लिए देखिए ध्यान से देखिए वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, सब में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो टॉप टू बॉटम आने पर, किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम आने पर वैलेंसी ऑलवेज रिमेन द सेम। आप किसी भी प्लेट को ले लीजिए सर, किसको ले सकते हैं आप, बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देखिए सबके सब में इसका कन्फिगरेशन होता है 2-2। यहाँ पर क्या होगा कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख करके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं और वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो 2-8-8-2। चलिए इतनी ज़्यादा एलिमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है कैल्शियम तक ही अपने भी किसी प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खासकर आपको कैल्शियम तक ही आना चाहिए अच्छे से, उसके बाद का नहीं पूछता है। ध्यान से देखेंगे कि ये कौन से हैं, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाई मेटल कहते हैं और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो मैंने क्या देखा कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी भी सेम होती है। मतलब ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके करस्पॉन्डिंग केटायन बनाते हैं और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके करस्पॉन्डिंग मेटालिक आयन बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि वैलेंसी टॉप टू बॉटम में क्या होती है, रिमेन्स सेम। ग्रुप, तो ये ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज हैं। इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा लगभग सिमिलर होगी और वैलेंसी सेम होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ओके, तो ग्रुप का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा है टॉप, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम। और पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। वैलेंसी की बात करते हैं तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन वैलेंसी रिमेन्स सेम। सारे हैलोजेंस की वैलेंसी हमेशा -1 हुआ करती है। क्यों सर, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि किसी एलिमेंट में अगर सिमिलरिटी दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया XYZ एक एलिमेंट है ना, ये एटॉमिक, ये Z नाम का एलिमेंट है, ये मैंने वेरिएबल लिए हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-8-1 है और इसका 2-8-7 है और इसका 2-8-8-1 है। तो आप देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे। बिल्कुल आपने सही पहचाना है, ये और ये। क्यों सर, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी सेम होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होगी, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। सो स्टूडेंट्स, टॉप हमने क्या समझा, हमने समझा कि वैलेंसी क्या होती है। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड क्या फर्क पड़ता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल से पीरियड के एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। आपको एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट के नाम और उनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। फिर क्या होगा भाई, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पर आएगा आर्गन, कहीं उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखें, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज कॉल्ड द फिंगरप्रिंट। तो ध्यान रखना है क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होगा, इनका क्या होगा भाई 282, एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ 283 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 284, 285 और ये क्या होगा भाई 286 और 287 और 288। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये नोबल गैस है। क्यों सर? क्योंकि इस किसी से रिएक्शन नहीं करता है और इसकी वैलेंसी 0 होती है, मतलब इट डज नॉट कंबाइन विद एनीवन, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी 0 होगी। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि देखिएगा इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, देखिएगा तो यहाँ पर ये 1 होगी इसकी वैलेंसी, फिर से देखिए कि वैलेंसी 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ये क्या बनाएगा Na+ बनाएगा और इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। देखिएगा और ऐसा ही क्या करता है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होगी, या तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों कर सकता है। एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे करके किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके और स्टेबल ऑक्टेट वाला कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा। देखिए हम सबकी इच्छाएं क्या है, जैसे हम सबकी इच्छाएं होती है जीवन में कि रोटी, कपड़ा और मकान, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, वैसे ही किसी भी एटम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। तो हमने कहा भाई इस तरह से बढ़ा। फास्फोरस क्या करेगा, देखिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 5 डोनेट करे, तो ज़्यादा ईजी क्या है, यस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ पर 286 है तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और या 6 इलेक्ट्रॉन देकर। ज़्यादा इजी क्या है, ज़्यादा इजी है 2 इलेक्ट्रॉन लेना। और क्लोरीन के लिए क्या है, वही कंडीशन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऐसा हमने देख लिया है। तो हमने क्या देखा कि क्लोरीन टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड कन्फिगरेशन 288 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3rd पीरियड का, आप कोई भी पीरियड लेकर देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर फर्स्ट क्या होती है, वैलेंसी इंक्रीज और देन डिक्रीजेस। तो एक क्रॉस द पीरियड क्या लिखेंगे, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो देखिएगा वैलेंसी के लिए हमने देख लिया कि वैलेंसी किसी पीरियड में वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज होती है और फिर देन डिक्रीज होती है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए ये तो बात हो गई कि वैलेंसी की कि टॉप टू बॉटम आने पर वैलेंसी रिमेन्स सेम और लेफ्ट से राइट जाने पर फर्स्ट इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। आपको स्पेशली 20 एलिमेंट तक ही ज़्यादा इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, हालांकि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड काम करेगा। चलिए आइए समझते हैं एटॉमिक साइज को। तो देखिएगा इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, लिथियम का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट है ना। फिर मैं लाता हूँ यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये 3rd ऑर्बिट है। तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पोटेशियम का करता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट और ये 4th ऑर्बिट। तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा सर, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 दिखा। कन्फिगरेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, इसका कन्फिगरेशन होता है 21 और 281 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, आपको पता है ये बात। 2881 हुआ करता है। तो मैं कन्फिगरेशन को यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट सेल सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज कैन बी मेजर्ड बाई रेडियस। किसी एटम के साइज को, किसी बॉल के साइज को, किसी स्फीयर के साइज को उसके रेडियस से नापा जा सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो एटॉमिक साइज क्या होती है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस को ही देखिएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, यही इसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, देखिएगा जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हों। तो क्या ध्यान रखेंगे कि किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ जाया करती है। क्यों सर, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। तो किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ा करती है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। हालांकि प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस में अट्रैक्शन। देखिए 2 फैक्टर हैं जो किसी एटम के साइज को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 है नंबर ऑफ सेल और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है वो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना। लेकिन क्या होता है यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर रिसेसिव हो जाता है और यहाँ पर एटॉमिक साइज के लिए नंबर ऑफ सेल इज डोमिनेंट फैक्टर, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता
होता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होती है। वैसे आप बताऊँ, आपके एटम के साइज को नापना इतना आसान नहीं है, जैसे हाइड्रोजन के एक एटम की साइज, हाइड्रोजन का एक अगर ये एटम है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस को ये लगभग हुआ करता है 37 पिकोमीटर। देखिए बहुत कम होता है, आप ऐसे समझिए कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। आप समझ सकते हैं बहुत कम होता है ये वैल्यू, मीटर है ये। वैसे ही मैं आपसे कहूँ आपसे कि नैनोमीटर में भी नापा जाता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ा होगा। 1 एंगस्ट्रॉम में भी नापा जाता है, ये सब यूनिट्स को ध्यान रखेंगे आप। 10⁻⁻10 मीटर लिखा जाता है। तो सर ये क्या है, सब ये सब स्मॉल यूनिट्स हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं किसी एटम के साइज़ को नापने के लिए। वैसे सबसे ज़्यादा पिकोमीटर यूज़ करते हैं। चलिए आपको मैं क्लू देता हूँ। क्या सर, यहाँ पर कुछ एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अरेंज दीज एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। रेडियस के आधार पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए कि क्या आंसर आता है। तो आई थिंक आपने अब मैच कर लिया होगा आंसर। अब क्या देखते हैं, तो आप देखेंगे कि लिथियम इज स्मॉलर वन, लिथियम फिर सोडियम इज बिगर वन। एटॉमिक साइज के बेस पर ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमने आपसे शेयर किया है। तो लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, ऐसे ही देखिए। तो किसी भी ग्रुप में आप देखेंगे तो एटॉमिक साइज हमेशा टॉप टू बॉटम बढ़ा करती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं किसी पीरियड की। तो पीरियड की भी देखिएगा, ऐसे मैं यहाँ पर हिंट करूंगा आपसे। क्या सर, किसी पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स तो सेम होते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर भी 3 सेल है, नंबर सब में 3 सेल्स ही हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स सभी में बराबर हैं, 3 सेल्स हैं। तो किसकी साइज बड़ी होगी, तो देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पर किसी पीरियड में एटॉमिक साइज घट जाया करती है। क्यों करती है, तो एक लाइन में रीजन लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 1 लाइन आंसर लिखेंगे। क्या, किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ओरिजिन क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पर इंक्रीज क्यों होती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में इंक्रीज क्यों होती है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल या न्यू ऑर्बिट के कारण यहाँ पर साइज बढ़ जाया करती है। यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंट दिए गए हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस अरेंज करिए। तो आप क्या देखेंगे, चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसको अरेंज करिए पहले। यस, अब आप इसका आंसर देखिए। तो इन एलिमेंट में हमने क्या देखा कि लिथियम सबसे बड़ा है, लिथियम के बाद फिर बेरिलियम थोड़ा छोटा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी पीरियड में, ये तो मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा था, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होती है। चलिए, वैसे मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का एक सिंपल सा शो करता हूं। क्या सर, एक सिंपल सा चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं जिसमें आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम कैसे बढ़ती है और लेफ्ट से राइट। चलिए इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर आप यहाँ क्या ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। यस, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ रही है और लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रही है। फिर से देखिए, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, किसी भी ग्रुप का आप देख लीजिए, चाहे 1 ग्रुप से लेकर के 18 तक का देख लीजिए, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ रही है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घट रही है। ये डॉट टाइप दिख रहे हैं, ये एटॉमिक रेडियस है, स्फीयर जैसा। मैंने किसी एटम को स्फीयर मान लिया है यहाँ पर। चलिए, तो इस चार्ट को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक साइज में क्या बेसिक ट्रेंड फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं, हम मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेटालिक का मतलब क्या हुआ, जैसे लिथियम को मैंने लिखा 21 और सोडियम को मैंने लिखा 281। ऐसे ही आप पोटेशियम को लिखते हैं तो 2881 लिखते हैं। देखिएगा इसकी साइज कैसी होती है, इसकी कुछ ऐसी होती है और सोडियम की कुछ ऐसी साइज होती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है। और पोटेशियम के केस में क्या होगा भाई, पोटेशियम के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। जब इलेक्ट्रॉन, मैंने अंदर के इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया है, देखिएगा कोई भी इनमें से तीनों में से कौन ज़्यादा मेटालिक होगा, तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तीनों में से कौन ज़्यादा मेटालिक होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से वो बहुत ज़्यादा मेटालिक होगा। क्यों सर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना, इस पूरे एटम में से इस पूरे एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होगा और इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, दिस एटम इज स्मॉलर इन साइज, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रेटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस बट दिस इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो बच्चा घर से दूर होता है उसके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब कैसे, खैर लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे थे कि जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा उसका मेटालिक प्रॉपर्टीज इसके हिसाब से ज़्यादा होगा। इसका मतलब साइज क्यों, साइज ज़्यादा
है तो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको निकालना है वो बहुत दूर होगा। जब वो बहुत इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पोटेशियम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके K+ बनाएगा और कन्फिगरेशन हो जाएगा इसका 288 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दे बैठेगा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, क्या कहें कि मेटालिक प्रॉपर्टीज किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के चांसेस भी आसान हो जाएंगे। तो किसी ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग क्लियर कर लेते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है हमेशा, किसी भी ग्रुप के लिए कह सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई ग्रुप की। किसी पीरियड की क्या होगी? ये पीरियड के बारे में समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर एलिमेंट के नाम मैंने लिखे हैं पीरियड में, तो देखिएगा 287 कन्फिगरेशन है और इसका कन्फिगरेशन है 281। तो इनमें से किसकी मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी? देखिएगा यहाँ पर इसका कन्फिगरेशन है 282। देखिएगा इसकी अपेक्षा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे बैठेगा। यहाँ पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। हालांकि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा? सोडियम, क्योंकि बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे बैठेगा और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, और ये तो और भी मुश्किल से देगा क्योंकि ये क्या है? सिलिकॉन भी है बस मेटलॉइड। आप देखिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी? 286 कन्फिगरेशन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज। अब क्यों होता है ऐसा? देखिएगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटालिक होता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अच्छा, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन हो। देखिए मैं जो भी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ उसमें सब में मैंने नोबल गैस को एक्सक्लूड कर दिया है ना, दे आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उनकी टेंडेंसी इससे मैच नहीं करती है पीरियोडिसिटी में। तो यहाँ पर उसको आप ना लिखें, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो एक अलग से ग्रुप उसको समझेंगे हम लोग, है ना। वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, ऐसा उनकी जिंदगी है। तो देखिएगा, अच्छा इसी में मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करता था। अगर मैं नॉन मेटालिक कहूं तो देखिएगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। क्यों सर? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है? ये इसकी अपेक्षा ये छोटा साइज का होता है, इसकी साइज छोटी होती है, बड़े आसानी से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है? तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। अच्छा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी अगर किसी में कंपेयर करना है तो यहाँ पर मैंने लिखा है सल्फर, यहाँ क्लोरीन है। तो देखिएगा सल्फर की साइज की मैं बात करता हूँ तो सल्फर ये होता है, ये सल्फर का एटम है मान लीजिए, और क्लोरीन के एटम को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। 3 सेल हुआ करते हैं तो तीनों को सेल ड्रॉ करता हूँ। देखिए इसकी साइज छोटी है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से अट्रैक्ट करेगा। तो सल्फर और सिलिकॉन में से, सल्फर और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा? तो ये मोर नॉन मेटालिक होगा। ज़्यादा क्यों होगा सर? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इसके पास से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो फर्स्ट से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस बहुत दूर है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अंदर धंसा हुआ रहेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींचेगा। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूं तो देखिएगा फास्फोरस की साइज तो इससे बड़ी होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो फास्फोरस क्या करेगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, अगर इसके पास से कहीं इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, बड़े आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन फास्फोरस इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। चलिए मैं बाकी सबको तो नहीं बनाता हूँ, मैं सोडियम को बनाता हूँ। देखिए सोडियम की साइज तो बहुत बड़ी होगी। किसी पीरियड में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रुप 1 एलिमेंट। ये देखिए मैंने सोडियम को बनाया है, तो 3 सेल तो हैं लेकिन सबसे बड़ा ये है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो एक लाइन में लिखें कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, देखिएगा मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसकी साइज देखिएगा, यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल हैं और यहाँ पर मैंने 3 ऑर्बिटल बनाए हैं, और पोटेशियम के लिए मुझे बनाने पड़ेंगे 4 ऑर्बिटल। तो देखिएगा टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर पोटेशियम का कम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम में डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। अच्छा, किसी पीरियड में क्या होता है? तो देखिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा पूरे पीरियड में आप देखेंगे मोस्ट राइट साइड के एलिमेंट ग्रुप 18 को छोड़ करके सारे एलिमेंट की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऑलवेज इंक्रीजेस।
तो देखा आपने कि जो मेटालिक प्रॉपर्टी जब इंक्रीज होती है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी वहाँ पर डिक्रीज होती है, और जहाँ पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है वहाँ पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी उल्टा हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में आप ये ध्यान रखेंगे क्या सर, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है लेकिन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। On moving left to right in a period, non-metallic property always increases, but metallic property always decreases। बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, किसी एक को ध्यान रखना है, मेटालिक या नॉन मेटालिक को। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आप ये ध्यान से देखेंगे कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। एक को ध्यान रखिए, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आप अपने से बन जाएगा। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, इस पीरियोडिक टेबल में एक और चीज देखेंगे आप, क्या सर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक जिगजैग लाइन जो एलिमेंट का देख रहे हैं सीरीज जिसको अलग कलर से लिखा हुआ है, ये एलिमेंट मेटलोइड हैं। उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं दे आर नॉन मेटल, और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं दे आर मेटल। इस बात हो गई मेटालिक और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज की। अच्छा, नॉन मेटल प्रॉपर्टीज की एक बात और है, नॉन मेटल प्रॉपर्टीज को एक और वर्ड से यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की प्रॉपर्टी सिमिलर टू नॉन मेटालिक होता है। कैसे सर, देखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वन लाइन आंसर हुआ करता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फॉलो हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों बेटा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत अंदर होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करता है, इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप हायर क्लास में समझेंगे। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, यहाँ पर टॉप लेफ्ट राइट जाने पर ये इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि साइज यहाँ पर लेफ्ट राइट जाएंगे साइज घटेगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, किसकी, क्लोरीन की, वहाँ पर ऊपर के ग्रुप में फ्लोरीन की। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि इन प्रॉपर्टीज को अच्छे समझ लिया है आपने। चलिए आइए कुछ और प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या प्रॉपर्टी है, ऐसा देखते हैं, अगर सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और किसी सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिया जाए, मतलब किसी Na2O को H2O से मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही कहा है, NaOH है। तो ये क्या होता है यार, ये बेसिक होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड, चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए, देखिएगा मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या बनेगा सर, MgO। तो ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑल द मेटल ऑक्साइड, कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स दे आर क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, बिल्कुल। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है ना। सल्फर प्लस O2 क्या बनाता है, बिल्कुल आपने सही कहा है, SO2 बनाता है। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। क्यों सर, क्योंकि ये एसिड में डिजॉल्व होते हैं, पानी में डिजॉल्व होकर के एसिडिक नेचर, मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। कैसे सर, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। अरे भाई, अगर यहाँ पर लिखेंगे आप CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, बहुत ही वीक एसिड होता है। तो H2CO3 जो बन रहा है ये वीक एसिड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो बेसिक होते हैं, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, एक बात और भी है, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि सर्टेन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, हमने मेन प्रॉपर्टीज क्या देखी, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, क्या देखी कि, चलिए तो हमने मेन चीजें क्या देखी, हमने देखी कि वैलेंसी अक्रॉस ग्रुप सेम होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी हमेशा इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो इन द ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेज। क्यों, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। देखिए इसमें आपको स्टेटमेंट और वन लाइन का रीजन भी ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं, इन अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में एटॉमिक साइज
ऑलवेज डिक्रीजेज। क्यों सर? ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज पढ़ा। ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। अब आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं कुछ दिक्कत आती है तो ट्राई टू शेयर विद मी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।